मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर में भी मैंने जितना कुछ बुक में है वो तो है, साथ में कुछ चीज़ें और इंक्लूड करी हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज़ है बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पैसे ना हो, बिना पैसे के अगर हमको ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, तो वो इस सिस्टम के थ्रू पॉसिबल था। हमारे पास पैसे ही नहीं थे और हमको ट्रांजैक्शन करना था, सामान लेना था किसी, ठीक है, ऐसा कुछ करना था, तो इस सिस्टम में वो पॉसिबल था। अब इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम का कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो हम कहते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उसको बिना पैसे के अगर लेन देन उसका किया जाए, वस्तु सेवा का लेन देन बिना पैसों के किया जाए। अगर एक इंसान को किसी सामान की ज़रूरत है तो वो दूसरे इंसान को कुछ सामान दे दे और बदले में उससे कुछ सामान ले ले या कोई सर्विस ले ले, तो ये होता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है, उसमें से मैंने एक दे दिया है। इसमें है कि अगर एक फार्मर है, एक किसान है, उसको कुछ चाहिए, उसको अ पेयर ऑफ शूज़ की ज़रूरत है, ठीक है, जूते की एक जोड़ी उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जा ढूंढेगा एक इंसान को, जूते बनाने वाले को ढूंढेगा। अब वो देखेगा कि अगर उस जूते बनाने वाले को भी वो चाहिए जो ये फार्मर उगाता है, यानी अगर ये फार्मर गेहूँ उगाता है, अगर जूते बनाने वाले को भी ज़रूरत पड़े गेहूँ की और इस गेहूँ उगाने वाले फार्मर को ज़रूरत है शूज़ की, तो आपस में ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे पैसे का हमने कुछ भी नहीं किया। अब इसमें है कि बार्टर सिस्टम में कमियां क्या थी, वस्तु विनिमय पद्धति में प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम्स थी तभी तो इसको नहीं कंटिन्यू किया गया ना, और मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन हो सकता है कि आप वस्तु विनिमय पद्धति की कमियां बताओ, या क्वेश्चन हो सकता है कि मुद्रा को इंट्रोड्यूस करने की, मनी को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों महसूस हुई। तो हम ये कमियां इस सिस्टम की बता देंगे। तो पहली कमी है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जो मनी है उसमें क्या होता है, हम हर सामान का प्राइस रुपीज़ के अंदर बता पा रहे हैं, ठीक है, गेहूँ कितने का है हम बता देंगे रुपीज़ में, चावल कितने का है रुपीज़ में, हर सामान का प्राइस रुपीज़ में बता पा रहे हैं। पर जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पद्धति है, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर गेहूँ जो उगाता है किसान, उसको शूज़ चाहिए, तो वो अपने गेहूँ को, ठीक है, शूज़ के उसमें बताएगा, ठीक है। अगर एक मान लो शू बनाने वाला है, उसको अपने शूज़ बेचने हैं, और एक गेहूँ वाला आता है उसके पास, तो वो हो सकता है इस शूज़ का प्राइस गेहूँ के उसमें बताए कि मैं एक पेयर शूज़ कितने गेहूँ में बेचूंगा, तो इसके अंदर बताएगा। अगर शू बेचने वाले को चावल की ज़रूरत है, तो वो इस शू का प्राइस चावल में बताएगा। कोई और सामान की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, तो कपड़ों के अंदर बताएगा कि कितने कपड़ों के बदले शूज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन मेजर नहीं है, एक ही चीज़ का प्राइस को हम बहुत सारे अलग अलग सामान के थ्रू बताएंगे। दूसरी चीज़ है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इसका मतलब है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वस्तु की अविभाज्यता। तो कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर शूज़ और उसकी बात थी, गेहूँ चावल की बात थी, तब तक तो फिर भी काम चल जाता है। पर अगर ऐसा हो, एक किसान है जो गेहूँ उगाता है और उसको एक जानवर ख़रीदना है, ठीक है, वो सोचता है मैं एक जानवर ख़रीद लूँ ताकि मैं उसको पालूँ और दूध को बेच सकूँ। तो अब क्या होगा कि उसको जानवर ख़रीदना है और जानवर बेचने वाला बोलता है मुझे मेरे जानवर के बदले में 100 किलो गेहूँ चाहिए, पर उस किसान के पास 50 है। तो अगर वो 50 देगा तो क्या उसको जानवर आधा दिया जाएगा, ठीक है, इस बात की कोई सेंस नहीं। सारा सामान ऐसा होगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम आता है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स।
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो इनके बीच में लेन देन तभी पॉसिबल होगा बिना पैसे के, जब ये इंसान के पास में जो एक्स्ट्रा सामान है, ठीक है, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो इस इंसान को ज़रूरत हो, और इस इंसान के पास में जो एक्स्ट्रा सामान है वो इसको ज़रूरत हो। जब ये दोनों चीज़ें हों तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा। तो अगर एक फार्मर को शूज़ चाहिए तो उसको एक शूज़ वाला तो ढूंढना ही पड़ेगा, पर उसको एक ऐसा शूज़ वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको भी गेहूं की ज़रूरत हो, तब जाके वो ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है डिलेड पेमेंट, कि हम बाद वाली पेमेंट जो करें तो हम पैसे में तो कर देते हैं, पर वो चीज़ हम सामान में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा है कि हम जमा नहीं कर सकते। जैसे हम पैसे को जमा करके रख सकते हैं, हम आज की डेट में बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, और हम फ्यूचर के लिए उसको जमा करके रख सकते हैं। फ्यूचर में वो हमारे भी काम आएगा, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के काम भी आ सकता है। पैसे में स्टोरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने लंबे टाइम के लिए हम सामान को स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये चाहें कि हम आज की डेट में ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत सारा गेहूँ अपने पास जमा कर लेते हैं, तो वो इतना लंबा टाइम हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा नहीं तो। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है वो इसमें बता रखा है, जो मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है दोनों लोगों को, जिन दो लोगों को आपस में लेन देन करना है, उन दोनों लोगों को अग्री करना पड़ेगा वो सामान सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, जो एक दूसरे के पास है, तब ये चीज़ हो पाएगी। अब वही वाली बात है जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एक फार्मर है, उसको शूज़ चाहिए, तो इस फार्मर को एक शूज़ वाला तो ढूंढना ही पड़ेगा, साथ में इसको एक ऐसा शूज़ वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं भी चाहिए हो। अगर किसी शूज़ वाले को चावल चाहिए तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद है मनी का फंक्शन क्या है, मनी क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये जो है इसके बिना ट्रांजैक्शन में दिक्कत आती थी। क्यों? बार्टर सिस्टम में तो बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हमको वही सामान वाला इंसान चाहिए जो सामान हमको चाहिए, साथ में हमारे पास जो सामान है वो दूसरे इंसान को चाहिए हो। ये प्रॉब्लम क्यों आता था? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ मीडियम नहीं है, ठीक है, कोई बीच वाली चीज़ नहीं है जिसके थ्रू काम चल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट का काम करेगा पैसा, ठीक है, यहाँ पे पैसा इंटरमीडिएट का काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान गेहूं ट्रांजैक्शन तभी होगा जब एक दूसरे की चीज़ चाहिए, पर अगर यहाँ पे पैसा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे पैसा होता तो ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाता। जिसके पास में गेहूं था वो पैसे दे देता इसको, ठीक है, इसके पास में शूज़ था तो ये, ठीक है, ये इसको पैसे दे देता गेहूं का जितना भी था। देखो ऐसा हो जाता, इसके पास गेहूं था, दूसरे के पास में शूज़ था, ठीक है, तो ये क्या करता, शूज़ का प्राइस इसको दे देता। अगर शूज़ 100 रुपीज़ के हैं तो वो 100 रुपीज़ उसको दे देता, ठीक है। अब इसको गेहूं की ज़रूरत थी, ठीक है, या चावल की ज़रूरत थी, इसे गेहूं चाहिए ही नहीं, इसको चावल चाहिए, ऐसा मान लो। तो अब क्या होगा, ये एक इंसान को ढूंढेगा जिसके पास में चावल है। अब ये क्या करेगा, चावल का जो भी प्राइस है वो उसको पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हो पाएगा जहाँ पे एक दूसरे का सामान हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से काम करेगा। साथ में इसमें हम जो डिलेड पेमेंट है, बाद वाली पेमेंट्स हैं, वो भी कर पाएंगे। इसके अलावा इसको स्टोर भी किया जा सकता है। खूब सारा पैसा हम कमा के बैंक्स में, बाकी जगहों पे रख सकते हैं और वो पैसा ख़राब नहीं हो रहा है, वो पैसा रहेगा।
जितना लंबा हमको यूज़ करना हो। ठीक है, अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस तरीके की है? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का मतलब क्या, पहले कैसी थी? तो पहले मनी कहते हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था मनी के तौर पर। तो अक्सर लोग क्या करते थे, जानवर खरीद के अपने पास में रख लेते थे, क्योंकि वो भी लंबा चल जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टोर करना है तो क्या करें, जानवर खरीद के अपने पास में रख लेते थे कि कल को इसको बेच के हम पैसे ले लेंगे। उसको भी पर कुछ टाइम के लिए रखा जा सकेगा, बहुत लंबा तो नहीं रखा जा सकेगा। तो ये हो गया। अनाज का इस्तेमाल कर लेते थे सामान को लेने देने के लिए, तो ये सब किया करते थे। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो हम किस किस चीज़ को मनी बोल सकते हैं? तो हम बोलते हैं सबसे पहली चीज़ करेंसी। करेंसी को मनी कहा जाएगा। अब करेंसी के अंदर दोनों चीज़ आती है, नोट्स भी, पेपर नोट्स भी, और साथ में सिक्के भी, दोनों चीज़ करेंसी का पार्ट है। इसके अलावा जो पैसे हमने बैंक में जमा कर रखे हैं वो भी पैसे का ही रूप है। ठीक है, जो पैसा बैंक के अंदर है उस पैसे को भी हम मनी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब ये एक बात बता रहे हैं कि जो पहले पैसा हुआ करता था, पहले जो सिक्के बनते थे वो सिक्के बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स के बनते थे। ठीक है, तो वो सिक्के गोल्ड के, सिल्वर के, ऐसे उसके बनते थे। तो एक तो हम ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, उसके साथ साथ जिस मेटल का वो सामान बना है वो मेटल भी इम्पॉर्टेंट था, उस मेटल को भी हम तोल के बेच सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमने सोने का एक सिक्का हमारे पास में है, तो इस सोने का जो सिक्का है हम क्या कर सकते थे, इसको सोने को भी तो बेचा जा सकता है ना। तो इस सोने के सिक्के का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा जितना मेटल इस सिक्के में लगा है। गोल्ड का जितना मेटल इस सिक्के में, ठीक है, जितना गोल्ड इस सिक्के में लगा है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उस सिक्के का प्राइस होता। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में एक नोट होगा, एक पेपर ही तो है नोट, एक नोट है उस पर 2000 लिख दिया तो हम बोलेंगे वो 2000 रुपये है। ठीक है, पर एक्चुअली उस पेपर का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस अगर सिर्फ उस पेपर को रखा जाए, हमारी सरकार बोले कि अब ये पेपर अब ये करेंसी नहीं चलेगा, तो वो नोट क्या है, वो नोट बिल्कुल यूज़लेस है, उस नोट का खुद का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब है ये चीज़ हो गई। देन हमारे कंट्री में छापता कौन है, करेंसी इशू करने का राइट किसको है? तो करेंसी इशू करता है आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, केंद्र सरकार के बिहाफ पे। इसके अलावा कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी और इंसान, ठीक है, करेंसी को नहीं छाप सकता। और एक चीज़ और होती है कि कोई भी इंसान रुपीज़ में ट्रांजैक्शन को मना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम किसी इंसान को किसी सामान के बदले रुपीज़ देते हैं अपनी, ठीक है, करेंसी देते हैं, तो वो मना नहीं कर सकता कि मुझे रुपीज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसको लेना होगा, लीगली भी उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ है, ये बोलते हैं कि जो हमारे पास में करेंसी है, जो सिक्के हैं, जो नोट है, कोई भी वो इंसान क्यों ले लेता है? ठीक है, क्यों नहीं मना कर देता, क्यों ले लेता है? क्योंकि उसका खुद का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो हम बुलार है, करेंसी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। आज की डेट में जो पुराने नोट थे हमारे वो यूज़लेस है ना, क्योंकि सरकार ने उस नोट से अपनी मान्यता हटा दी। ठीक है, तो ऑथराइज़ नहीं किया है तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। तो सरकार ने ऑथराइज़ किया है, इस वजह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब है एक चीज़ हमने देखी करेंसी, दूसरी चीज़ है बैंक में जो हमारा पैसा होता है वो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अब जो पैसा हमारा बैंक के अंदर होता है, क्योंकि हम जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, इसलिए उसको मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। हमारे मांग करने पे हमारा पैसा बैंक में है, जब हम अपने पैसे की मांग करें तो वो हमको वापस दिया जाएगा।
तो ये चीज़ है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल अब जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमको चेक फैसिलिटी भी मिलता है, ठीक है। तो हम चाहें और हमको किसी और इंसान को पैसे देने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो कैश ले लेके लोगों के पास जाएं, ठीक है। आज की डेट में हर इंसान का बैंक अकाउंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर इंसान का बैंक अकाउंट है। तो अगर हमको किसी और को पेमेंट करना है तो हम कैश देने के बजाय हम चेक भी दे सकते हैं। तो जब हमको किसी और को पेमेंट करना है तो हम अपनी बैंक का जो चेक हमें प्रोवाइडेड होगा वो हम करके सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके उस इंसान को दे देंगे। वो इंसान अपने बैंक जाएगा और वहाँ पे जाके उस चेक को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भी कैश की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। तो ये चीज़ है। अब बता रखा है कि चेक होता क्या है। तो चेक एक ऐसा पेपर है जिसमें आप एक अमाउंट मेंशन करोगे, ठीक है, और जितना आप मेंशन करोगे जो इंसान ने मेंशन किया उस इंसान के अकाउंट से उतने पैसे काट लिए जाएंगे और जिसके नाम पे मेंशन किया गया उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक चेक का फ़ोटो है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंसान है सलीम, ठीक है, इसको पेमेंट करना था प्रेम को। तो सलीम के बैंक का ये चेक है। उसने क्या करा, ये उसका अकाउंट नंबर है सलीम का, ये उसके बैंक का ब्रांच कोड है। हर बैंक के बड़े सारे ब्रांच होते हैं तो हर ब्रांच का एक कोड होता है, ठीक है। तो ये उसके जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये तो बहुत सारे होंगे। तो इसका वाला अकाउंट जिस ब्रांच में है उसका कोड यहाँ पे लिख दिया। ये चेक नंबर हो गया। ये कुछ कोडिंग्स होती है जो बैंक इस्तेमाल करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि ये चेक कहाँ से आया, क्या कुछ है, तो वो ये यूज़ करेगा। अब उसने उसका नाम डाल दिया उस इंसान का जिसको उसे पेमेंट करना है, ठीक है। जिस डेट पे चेक दिया गया वो डाल सकता है। इसके अलावा कितना पैसा देना है वो डाल दिया इन वर्ड्स, और वही डाल दिया उसमें भी फिगर्स में भी, ठीक है, अमाउंट को डाल दिया और यहाँ पे अपने साइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है अकाउंट पे कि इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है चेक के अंदर। अब है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। तो जो एक बैंक होता है वो हमको पता है लोन देता है। अब ये काम वो किस तरह से करता है, तो एक बैंक दो किस्म के लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, उनका इनकम है कुछ भी, अब वो सारा इनकम तो खर्च नहीं करेंगे, तो उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, वो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। इन लोगों को हम डिपॉजिटर कहेंगे। और बैंक क्या करता है, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों को देगा उस पैसे पे। इतना हो गया। अब बैंक के पास में पैसा आ गया बहुत सारा, तो बैंक क्या करता है, इस बहुत सारे पैसे से थोड़ा सा पैसा साइड पे रखेगा कैश के फॉर्म में, कि कल को अगर ये वाला इंसान वापस आए तो ये इसको पे कर पाए, ठीक है। बैंक के पास में सिर्फ एक इंसान का पैसा तो है नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा है। तो बैंक के पास में टोटल पैसा बहुत सारा हो जाता है, पर सब लोग तो एक साथ जाके बैंक पैसा निकालने जाते नहीं हैं, कोई कभी जाएगा कोई कभी और जाएगा। तो बैंक के पास में टोटल जितना डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई तय करेगा वो बैंक साइड में कैश के फॉर्म पे रखता है कि अगर कल को डिपॉजिटर उसके पास में आए तो वो उसको विड्रॉ करने पैसा, निकालने पैसा, तो वो उसको दे पाए, ठीक है। इतना हो गया। बहुत सारा पैसा था, थोड़ा सा साइड पे रखा कि डिपॉजिटर को वापस कर पाए। अब जो पैसा बच गया, ये साइड पे रखने के बाद जो पैसा बच गया वो लोन पे दे सकेगा उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो बैंक ने इस इंसान के बीच में और इस इंसान के बीच में मीडिएटर का काम किया। अब जिसको लोन देगा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा वसूला जाएगा बजाय कि जितना डिपॉजिटर को दिया गया था। तो इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो अंतर है वो उस बैंक की कमाई का सोर्स है।